हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैक बोर्ड 2024 केमिस्ट्री का मॉडल सेट। ठीक है, तो वन शॉट में यहाँ पे क्लास 12th के लिए ये चीज़ है। वन शॉट में हम लोग सारा का सारा जो मॉडल सेट है उसको अच्छे तरीके से केमिस्ट्री का उसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस बार जो है आपको टोटल 48 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि ओवरऑल आपके 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपका 30 जो होता है आपके स्कूल से आएगा, जो आपके प्रैक्टिकल हैं उसके बेसिस पे। तो जैसा कि पहले के आधार पे अगर बात की जाए तो वहाँ टर्म 1 प्लस टर्म 2 के रूप में था, लेकिन इस बार टर्म 2 कोई टर्म 1 टर्म 2 नहीं है। बेसिकली एक ही आपका एनुअल एग्ज़ाम के जैसा एक ही बार में यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से 4 सेक्शंस हैं, तो उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और आपने जो है क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ भी नहीं देखा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगभग देखने को मिले हैं। तो क्वेश्चन बैंक को आप लोग अच्छे तरीके से जो भी आपके सिलेबस में है और जो आपके सिलेबस में आपको जो लगभग 10 चैप्टर दिया गया था उसी के आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है, तो सारा का सारा यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, हर सेक्शन में यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक का भी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया गया, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए की हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिसमें ओवरऑल आपका 25 क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा क्योंकि 1 शॉट में बनने वाला है, इसलिए थोड़ा तो लॉन्ग बनने वाला है, तो आप लोग अच्छे तरीके से बने रहिएगा, सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूछा गया है। तो ये बेसिकली आपका लगभग क्वेश्चन सारा देख सकते हैं, ये हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक में भी डिस्कस किया था। तो इसमें पूछा गया कि मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज। जो यहाँ पे 2 ग्राम NaOH है 200 ml सॉल्यूशन में, तो उसके लिए यहाँ पे मोलरिटी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा भी था कि मोलरिटी का जो फॉर्मूला आपका होता है वो कुछ इस तरीके से हमारा होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम, जो कि उसका लीटर में बेसिकली होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ मोल के लिए हम लोग जानते हैं वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट तो हम लोगों का 2 ग्राम दिया है, लेकिन हम लोगों को कैलकुलेट करना है मोलर मास, जो कि NaOH यहाँ पे दिया गया। तो मोलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोग मोलर मास को भी कैलकुलेट करना अच्छे तरीके से सीखे होंगे कि मोलर मास देख लीजिए यहाँ पे NaOH का हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। जो भी आपका एटॉमिक मासेस का सम होता है, तो सोडियम का यहाँ पे 23 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और जो हाइड्रोजन हमारा इसके लिए 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा जो है 40 ग्राम कुछ इस तरीके से इसका मोलर मास आ जाएगा, किसका, NaOH का। अब यहाँ पे वेट तो हमारा जो 2 ग्राम दिया है उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। मोलर मास हमारा 40 है, तो 40 हम लोगों ने यहाँ लिख लिए उसको 40 ग्राम। और वॉल्यूम हमारा दिया था 200 दिया था यहाँ पे मिलीलीटर में, लेकिन इसको जब हम लोग लीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 लीटर आ जाएगा। ओवरऑल जब आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा, देख लीजिए सारा पे यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है। तो ओवरऑल आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इस स्टेप से चलते हुए यहाँ पे आपका जो है आंसर कुछ इस तरीके से 0.25 हमारा इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी, वो इसका राइट आंसर कुछ इस तरीके से 0.25 हो जाएगा। तो बेसिकली बात वही है, ये हम लोगों को फॉर्मूला जो मोलरिटी का है इसको हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट देखने को लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में भी आपको दिया गया था और यहाँ पे मॉडल सेट में भी दिया गया। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग कैलकुलेट करके रखिएगा, एक बार खुद से इसको देखिएगा। ठीक है, इसका PDF आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा इसका PDF। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात किया जाए तो अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय। किसके द्वारा यहाँ पे जो भी यहाँ पे सब्सटेंस दिया गया है उसमें उनमें से किसके द्वारा लोवेस्ट वेपर प्रेशर लगाया जाएगा। वाटर है, अल्कोहल है, ईथर है, मरकरी है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए, कहता है इन दीज सब्सटेंसेस मरकरी हैज़ लोवेस्ट वेपर प्रेशर बिकॉज इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर। इनमें से यहाँ पे जो भी दिखाया गया तो लोवेस्ट वेपर प्रेशर हमारा जो है वो मरकरी शो करेगा, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल नेचर में होता है। मतलब इसको अगर बॉयल करेंगे तो ये इवापोरेट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो भी वहीं पे अगर बात किया जाए जितना भी है वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा, अल्कोहल की बात की जाए वो भी हो जाएगा, ईथर की बात किया जाए तो ये भी हो जाएगा। इसलिए हमारा जो मरकरी इसका जो है उसी के लिए यहाँ पे जो है लोवेस्ट वेपर प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि उसको जब हम लोग बॉयल करेंगे तो वहाँ पे इवापोरेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए
जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें पूछा गया है कि यूनिट ऑफ केबी, जिसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, तो केबी का यहाँ पे यूनिट इन्होंने पूछा है। तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो केबी का हम लोग जो है कुछ इस तरीके से फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि जो केबी होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू होता है डेल्टा टीबी अपन में मोलेलिटी हो जाएगा। डेल्टा टीबी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और एम जो हमारा वो मोलेलिटी हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है मतलब उसका कुछ वहाँ पे टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है। तो टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, केल्विन लिखते हैं, और मोलेलिटी का हम लोग यूनिट जानते हैं, मोल पर केजी होता है। ओवरऑल जब इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो जो पर केजी यहाँ पे नीचे में था वो ऊपर चला जाएगा केजी में, और मोल जो था वो पर मोल में चला जाएगा, तो हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। तो इसलिए इसका जो आंसर की हम लोग बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। मतलब ये आप लोगों को सीधा सिंपल याद रखना था। ये अगर फॉर्मूला याद रख लेते यहाँ से बेसिकली डेल्टा टी बी अपॉन में एम, के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन में एम, तब यहाँ से आपका जो है ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सारा चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ये सारा क्वेश्चन हम लोग पिछले जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज है उनमें से हम लोगों ने डिस्कस करके पहले से ही रखा है। कहता था क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3 इज। कहता है Al2O3 से हम लोगों को 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करना है, तो उसके लिए कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज का रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर यहाँ पे लिखा गया देख सकते हैं कि सिंस Al2O3 गिव्स 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+, जो Al2O3 होता है वो 2 मोल एल्युमिनियम 3+ हम लोगों को देता है। तो जिसके लिए हम लोगों को क्या होता है कि 6 फेराडे चार्ज का रिक्वायरमेंट होता है 2 मोल एल्युमिनियम 3+ से 2 मोल एल्युमिनियम को प्राप्त करने में। मतलब 6 फेराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू गेट 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+। तो इसलिए यहाँ पे 1 मोल के लिए भी बेसिकली पूछा गया है, तो इसका क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। हैंस 3 फेराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू गेट 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम 1 मोल ऑफ, देख सकते हैं Al3+। 1 मोल ऑफ Al3+ से अगर हम लोगों को 1 मोल एल्युमिनियम, सीधा सिंपल वाला एल्युमिनियम चाहिए, तो उसके लिए 3 फेराडे का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि 6 फेराडे तो हम लोगों को 2 मोल एल्युमिनियम के लिए हो रहा था। तो अगर 1 के लिए करेंगे तो हाफ हो जाएगा, 6 का हाफ हमारा कितना हो जाएगा, बेसिकली 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर यहाँ पे आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा गया है कि द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया गया है उनमें से मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम किसके लिए होगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कहता है वी नो दैट लेमडा एम जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी होता है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, या फिर इसको हम लोग मोलरिटी एक तरह से कंसंट्रेशन हो गया। कहता है मोलर कंडक्टिविटी जो लेमडा एम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी का, या फिर बोल सकते हैं कंसंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सो द सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हैज़ बी लेस कंसंट्रेटेड, या फिर कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। मतलब सीधा सिंपल कहने का मतलब है, ये जो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं इसको आप लोग देखिए, लेमडा एम इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए कप्पा इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी, या फिर कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। तो लेमडा एम और मोलरिटी के बीच का अगर हम लोग रिलेशन देखें तो लेमडा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन में सी लिख लेता हूँ कंसंट्रेशन का। मतलब इसका कहने का क्या है कि अगर कंसंट्रेशन हम लोग कम कर देंगे तो लेमडा एम इंक्रीज़ करेगा, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो लेमडा एम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अगर जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम होगा उसी के लिए यहाँ पे लेमडा एम का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम ही पूछा था, मतलब जिसके लिए कंसंट्रेशन का वैल्यू कम होगा उसी के लिए यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा होने वाला। तो सबसे कम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर डी के लिए जो यहाँ पे बेसिकली कंसंट्रेशन है वो सबसे कम है, इसीलिए इसी का यहाँ पे मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मिनिमम पूछता तो जब सबसे ज़्यादा है ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम पूछा है, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से ये बस रिलेशन याद रखना है कि लेमडा मोलर जो होता है वो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में
कि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl, जो 0.1 मोलर NaCl है उसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू हम लोगों को दिया है 1.01 इंटू 10⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर, ये दिया है। इट्स मोलर कंडक्टेंस इन इतना इज, यहाँ पे हम लोगों को मोलर कंडक्टेंस निकालना है जो कि पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल में निकालना है। तो सबसे पहले जो टर्म दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कप्पा हम लोग बोलते हैं, तो वो चीज़ हमारा दिया है 1.01 इंटू 10⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। मोलरिटी यहाँ पे इन्होंने दे दिया 0.1 मोलर। अब यहाँ पे हम लोगों को लैम्डा एम का वैल्यू यहाँ पे निकालना था, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जो है लैम्डा एम का जो वैल्यू फार्मूला बेसिकली हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे होता है कि लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन में मोलरिटी। तो कप्पा का वैल्यू दिया है, मोलरिटी का भी यहाँ पे वैल्यू बेसिकली दिया है। तो सभी का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू को बैठा दिया, तो कुछ इस तरीके से आंसर में हमारा जो आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻² पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, क्योंकि इसी में हम लोगों को लाना था। तो सभी वैल्यू दिया है, तो जिसके लिए यहाँ पे इसका आंसर की अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो वही चीज़ था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया था, मोलरिटी भी दिया था, लैम्डा एम निकालने बोला था। तो सीधा सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला बस पुट करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू को। तो लैम्डा एम होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो इसको जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया गया है। तो इसमें बोला गया कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, किस ऑर्डर का बोल सकते हैं, किस ऑर्डर का एग्जाम्पल होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेडियो एक्टिव जो डिसइंटीग्रेशन होता है इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितना भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे इसके आंसर की तरफ बात करें तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या पूछा गया है, कहता था यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर अ रिएक्शन। यूनिट पूछा है रेट का और रेट कांस्टेंट सेम किस रिएक्शन के लिए हो जाएगा, किस टाइप के रिएक्शन के लिए जो यूनिट होता है हमारा रेट का और जो उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा वो दोनों सेम होगा। 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि यूनिट जो है रेट का वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। वहीं पे रेट कांस्टेंट का जो हम लोग एक जनरल पढ़े थे कि मोल पर लीटर का पावर n-1 और पर सेकेंड या फिर पर टाइम मानेंगे, लेकिन हम लोग सेकेंड में ही जनरल लेते हैं तो पर सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर 1 का वैल्यू करेंगे तब तो पर सेकेंड आ जाएगा, जो कि इससे मैच नहीं करेगा। 0 के लिए बात करेंगे तब हमारा जो है मैच कर जाता है, सेकेंड के लिए करेंगे तब तो दूसरे टाइप से आ जाएगा। तो जिसके लिए यहाँ पे इसका आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनिट जो है रेट का वो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। वहीं पे जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट बात किया जाए तो वो भी मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, जिसके कारण यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ही जो यूनिट होता है रेट का और रेट कांस्टेंट, ये दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना मिनट। रेट कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू इतना दिया, कहता है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज, हाफ लाइफ यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमारा दिया है 2 × 10⁻² पर मिनट में। वहीं पे हाफ लाइफ टी हाफ हम लोग को पूछा है, ऑर्डर किस टाइप का है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो जैसा कि एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था, जो यहाँ पे देख सकते हैं रेट कांस्टेंट वैल्यू टी हाफ हम लोग को पूछा है, वही से लिखा है कि वी नो दैट जो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ होता है वो 0.693 और अपॉन में हमारा हो जाता है कितना, के हो जाता है। इस चीज़ को यहाँ पे देखिए टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में के हो जाता है। अब हम लोग को 0.693 तो हमारा फॉर्मूला से आया, के का वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दे दिया। जब इसको ओवरऑल यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से 34.65 पर जो है यहाँ पे मिनट बेसिकली, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट था उसका वैल्यू पर मिनट में दिया था, तो ऊपर जब जाएगा तो मिनट में ये चीज़ हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूला पे यहाँ पे बस हम लोगों को पुट करना था। ये जो फॉर्मूला है इस पे हम लोगों ने पुट कर दिया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे सारा वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया था, ठीक है।
तो इस तरीके से आ गया। तो इसलिए इसका जो आंसर अगर हमारा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बी नंबर यहाँ पे इसको हम लोग मार्क कर देते हैं, बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है, कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जब कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है या फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके दौरान रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऐसे पूछा गया। इंक्रीज़ करेगा टाइम के साथ, कांस्टेंट होगा टाइम के साथ, डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, या फिर इरेगुलर ट्रेंड वहाँ पे देखने को मिलेगा टाइम के साथ। तो आप लोगों को जैसा कि पता है अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, ओवरऑल हमारा काम है कि रिएक्टेंट से पूरा का पूरा हमारा कन्वर्ट होना चाहिए प्रोडक्ट। तो वहाँ पे समझेंगे कि हम लोग वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट जो भी था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किस में, प्रोडक्ट में। मतलब पहले जो रेट आपका रिएक्शन का था क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी भी ज़्यादा था तो उस हिसाब से वो ज़्यादा था, लेकिन जब यहाँ पे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसका जो है रेट वो कम होता जाएगा क्योंकि क्वांटिटी भी वहाँ पे कम होता जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी गया है, देख सकते हैं आप लोग कि एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस, तो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स का बेसिक से बात है ये डिक्रीज करेगा। हैंस द रेट अल्सो, जिसके कारण यहाँ पे रेट जो है अल्सो डिक्रीजिंग, देख लीजिए पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, डिक्रीजिंग विथ टाइम। जब से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज कर रहा है तो रेट जो है वो डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। इसलिए इसका जो आंसर की हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डिक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ यहाँ पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए क्या चीज़ पूछा गया है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस, कौन सा इनमें से जो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल आयन है वो कलरलेस होगा। तो कलरलेस के लिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। अगर अनपेयर्ड, देखिए एक चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो आपका प्रेजेंट है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कलर्ड। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा मतलब पूरा का पूरा पेयर्ड होगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, दो बात यहाँ पे आप लोगों को याद रखना, एक बात ये हो गया, एक बात ये हो गया। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पे वो कलर्ड हो जाएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है या फिर कहें पूरा का पूरा पेयर्ड है, फुलफिल है, तो उसके लिए हमारा कलरलेस देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे कलरलेस पूछा गया, इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नहीं होगा, वही हमारा हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कि वी नो दैट मेटल विच हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ कंसिडर्ड टू बी कलरलेस। वैसा मेटल जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं कैसा, कलरलेस। यहाँ पे सभी का मैंने पहले से कैलकुलेट करके निकाल दिया, देख लीजिए किसमें किसमें प्रेजेंट है किसमें नहीं प्रेजेंट है। तो देख लीजिए वेनेडियम 2+ का यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसका ये हमारा हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए ये कलर्ड है। वहीं पे क्रोमियम 3+ का बात किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट है इसलिए ये कलर्ड है। वहीं पे जिंक 2+, इसका देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट नहीं है जिसके कारण ये हमारा हो जाएगा कलरलेस। टाइटेनियम का बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से, आर्गन 3d1 यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके कारण ये कलर्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आंसर पर जो जाएंगे वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जिंक है। इसके लिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा फुलफिल है, जिसके कारण ये हमारा कलरलेस ट्रांजिशन मेटल आयन के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब अगला इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड है। देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लगभग पूछे जाते हैं। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हैज़ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, इनमें से किस ट्रांजिशन मेटल आयन के पास जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट वो हाईएस्ट होगा। तो सभी का यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, कि जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू, वो इक्वल टू होता है √n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसको bm से यहाँ पे डिनोट करते हैं, जहाँ पे n हमारा जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा।
तो जो भी यहाँ पे मेटल आयंस दिए गए हैं उसके लिए सभी का हम लोग देखेंगे कि इनमें से किस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसके आधार पे जिसका यहाँ पे म्यू का वैल्यू ज़्यादा आएगा उसी का हम लोग देखेंगे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो कॉपर 2+ का बात किया जाए तो कॉपर 2+ में यहाँ पे देख लीजिए इसका आएगा 1.73, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एक था तो कैलकुलेट जब उसको किया गया तो 1.73 आ गया। वहीं पे निकेल 2+ का बात किया जाए तो इसका 2.83 आएगा, कोबाल्ट 2+ का 3.87 आएगा, आयरन 2+ का 4.90 बोहर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हाईएस्ट हम लोग देखें तो वो हमारा आयरन 2+ में था, Fe2+ में, जिसके कारण यहाँ पे इसका आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैलकुलेट तो हम लोग देख लें किस तरीके से किए, तो Fe2+ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्कस बस कर दे रहे हैं अच्छे तरीके से, इसी वजह से आप लोगों को भी याद रख लेना है। मेजरली क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से सभी को याद रखना है। इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराने का कोशिश रहेगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन कर लेना, वहीं पे जाके आपको PDF इसका मिल जाएगा। ठीक है, और इसको अंत तक देखिए, सारा चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और बस बने रहिए। कहता दैट हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन निकेल CN, यहाँ पे देख सकते हैं कप NiCN4 2- के लिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछा है इस कॉम्प्लेक्स के लिए बेसिकली। तो सबसे पहला काम वही चीज़ है, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल आयन का उसका निकालेंगे, मतलब यहाँ पे निकेल का चाहिए। तो इस वजह से अगर कैलकुलेट करेंगे तो x = +2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है वो हम लोग निकेल जो है वो 2+ के रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ये आया। अब यहाँ पे इसके आधार पे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो आर्गन 3d8 4s2 आ जाएगा। वहीं पे अब देख लीजिए इसका यहाँ पे अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके से निकेल 2+ था, इसमें 3d का इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने यहाँ पे दर्शा दिया है। फिर आगे का और भी ऑर्बिटल से 4s 4p। तो यहाँ पे क्या होता है देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिला है, लेकिन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है और CN का संख्या हमारे पास कितना है, 4 है। तो इस वे से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CN- के प्रेजेंस होने के कारण विच इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है। इट पेयर्स अप द इलेक्ट्रॉन्स, जो भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, एक ही बॉक्स में यहाँ पे ले जाएगा, मतलब उसको दोनों को क्या करेगा, पेयर कर देगा। और अपने जो है CN हर जगह जाके लग जाएगा, मतलब 4 CN है तो 4 कुछ इस तरीके से जो खाली होगा, जिसको आगे यहाँ पे दिखाया गया है कि निकेल 2+ इन NiCN4 का 2+। तो 3D में तो इसको यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा निकेल को एक जगह कर दिया। जो यहाँ पे 2 बॉक्स था अब पूरे के पूरे तरीके से एक बचा है। 4 निकेल है तो यहाँ पे 4 बॉक्स का यूज कर 4 CN- है तो ये चारों बॉक्स का यूज करेगा। और उस आधार पे यहाँ पे जो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जाए तो यहाँ पे किसका किसका यूज किया है, इस D का एक यहाँ पे बेसिकली S का और 2 P का, इस वजह से यहाँ पे यूज इन्होंने किया है। देख लीजिए यहाँ पे एक तो D का किया, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक तो हमारा D का किया, एक S का किया और 2 P का किया। तो D एक हो गया, एक S हो गया और 2 P का, तो DsP2 यूज हुआ। मतलब हर जगह यहाँ पे बात यहाँ भी CN, यहाँ भी CN, यहाँ भी CN, यहाँ भी CN, इस तरीके से बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक काम करेगा। तो जिसके कारण यहाँ पे इसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया। तो इसी कारण से यहाँ पे जिसका जो हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ जाएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, DsP2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। इसका आंसर हमारा DsP2 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूट्रल लिगेंड, इनमें से कौन सा न्यूट्रल लिगेंड नहीं है। इसको हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि न्यूट्रल लिगेंड इज़ दैट विच हैज़ नो चार्ज ऑन इट। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड उसी को हम लोग कहेंगे जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, जैसे कि H2O हो गया, NH3 हो गया, CO हो गया। तो इन सभी के पास कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए ये न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब देखने को मिल रहा है। वहीं पे ONO जो है वो उस पर एक माइनस होता है, हैज़ 1 नेगेटिव चार्ज, सो इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रल लिगेंड, इसलिए इसको जो है हम लोग न्यूट्रल लिगेंड के जैसा कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आंसर की अगर बात किया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाए, क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट, एक चार्ज बेसिकली प्रेजेंट है, तो जिसके कारण वो तो न्यूट्रल रहा नहीं, बाकी सारे में किसी में भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। लोन पेयर की अलग बात है, लेकिन चार्ज का यहाँ पे मेजरली बात किया गया है। ठीक है, तो चार्ज अगर है तब वो न्यूट्रल नहीं है,
बेसिकली चार्ज से ही तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ न्यूट्रल है या फिर चार्ज्ड है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय प्लेटिनम NH3 का होल 6 और यहाँ पे Cl4 इन एक्वस सॉल्यूशन विल बी। ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपका दिया गया है, इसको जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो वहाँ से कितना नंबर ऑफ आयंस ये देगा, उसी चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सीधा सिंपल बात है, अगर देख लीजिए इसका जब हम लोग यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा है PtNH3 का होल 6 Cl4, अगर इसका नाम का बात किया जाए तो हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, इसको जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा PtNH3 का होल 6 4 प्लस में, और 4 Cl कुछ इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखें 4 इसमें हमारा आ जाएगा, क्योंकि 4 प्लस है तो वहाँ पे बेसिकली आयन उसका 4 हो गया, और इसमें कुछ इस तरीके से 4 Cl माइनस, मतलब ये बेसिकली 1 के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली आपका 4 यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो टोटल हमारा 4 बेसिकली इस तरीके से हम लोग देखेंगे। जो हमारा 4 Cl है, मतलब यहाँ पे 4 Cl माइनस प्रेजेंट है और एक ये पूरा का पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग जो है वो इधर 1 हो जाएगा और इधर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो टोटल 4 + 1 ये हमारा हो जाएगा 5। तो वही चीज़ लिखा है, ऑन डिसोसिएशन एक्वस सॉल्यूशन इट विल गिव 5 आयंस। एक तो ये हमारा पूरा का पूरा बड़ा जो हमारा क्या हो गया कॉम्प्लेक्स उसके लिए, और यहाँ पे 4 Cl है तो 1 Cl के लिए 1 माइनस, तो 4 Cl के लिए 4 माइनस, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे 5 आंसर हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म अ चीलेट। इनमें से कौन सा लिगेंड जो है चीलेट फॉर्म करता है, मतलब रिंग फॉर्मेशन करता है। चीलेट का मतलब ही कुछ इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन टाइप का आपका हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ लिखा गया है कि वी नो दैट चीलेशन फॉर्मेशन, या फिर इसको रिंग फॉर्मेशन बोल सकते हैं। चीलेशन फॉर्मेशन अकर इन बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब एक से ज़्यादा जिसके पास डोनर साइट होगा वही एक दूसरे को यहाँ पे डोनेट करके मेटल को अपना रिंग फॉर्मेशन करेगा। हैविंग देख सकते बाइडेंटेड लिगेंड मतलब हैविंग 2 डोनर साइट, 2 डोनर साइट, एंड सोन बाय ऑक्जिलेट लिगेंड एज, ठीक है, जो कि शो होगा किसके द्वारा, ऑक्जिलेट आयन। मतलब आंसर तो यहाँ पे हमारा ऑक्जिलेट आयन ही होगा, वही जो है जैसे कि एसीटेट है, ऑक्जिलेट है, साइनाइड है, अमोनिया है, तो इनमें से ऑक्जिलेट ही होता है जो एक बाइडेंटेड यहाँ पे लिगेंड होता है। तो वो क्या करेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया, देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये जो दिखाया गया है। तो ऑक्जिलेट हमारा क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और इस तरीके से O माइनस यहाँ पे, और C डबल बॉन्ड O माइनस, इसी को हम लोग ऑक्जिलेट कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी मेटल है तो इस पे चार्ज यहाँ पे, तो ये इधर से कर देगा, ये इधर से कर देगा, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे देख लीजिए एक रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। देख लीजिए यहाँ पे एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यही रिंग ही हमारा चिलेशन का यहाँ पे बात इसको हम लोग कहते हैं। वहीं पे एसीटेट, साइनाइड और अमोनिया जो होता है मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, इसी कारण से ये चिलेट फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके कारण यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑक्जिलेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे कौन सा रिएक्शन जो है फॉलो करेगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जानते ही होंगे कि मार्कोनिकोव रूल हमारा बेसिकली अल्किन पर लगता है, जिसमें एडिशन होता है HX का, ठीक है। HX का एडिशन के लिए हमारा लगता है, जो कि यहाँ पे बेसिकली अनसिमेट्रिकल अल्किन का बात किया जाए उसी के लिए हम मार्कोनिकोव रूल की बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी अल्किन हमारा था, अगर इस वे से कोई भी अल्किन था, तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी अगर था तो दोनों ये हमारा सिमेट्रिकल था। तो एक तो हमारा मान लीजिए H प्लस है Cl माइनस, तो एक यहाँ पे आके लग गया। ये जब बॉन्ड अच्छे तरीके से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसको मैं इस वे से दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक अल्किन था, तो इसमें जब हम लोग एडिशन किए HCl का मान लीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो है सिंगल में चेंज होगा और H इसमें और इसमें कहीं भी जा सकता है, या फिर Cl इसमें चल जाए और H बेसिकली H इसमें चल जाए, Cl इसमें चल जाए। लेकिन ये चीज़ जो मार्कोनिकोव रूल था वो आपका बेसिकली अनसिमेट्रिकल अल्किन के लिए यूज में लाया गया था। तो वही चीज़ बोला है कि किसके लिए यहाँ पे ये फॉलो करेगा।
तो अगर बात किया जाए कि वी नो दैट मार्कोनी-कॉब रूल इज़ फॉलोड फॉर एडिशन ऑफ HX ऑन एसिमेट्रिक या फिर अनसिमेट्रिक अल्कीन्स के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल वाला यहाँ पे जो बात हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अगर इसमें HBr का एडिशन करेंगे तो HBr यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से, एक बार यहाँ भी Br आ सकता है, यहाँ भी हाइड्रोजन आ सकता है, तो एक A प्रोडक्ट और एक A प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन मेजर हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के लिए बनेगा। मान लीजिए एक बार अगर ये बॉन्ड यहाँ पे खिसकता है तो एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा, तो ये किस टाइप का कार्बोकेटाइन बना रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं कि इस बॉन्ड को अगर इधर घिसका देते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आता तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, जिसके कारण ही यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये आया प्रोपेन 2, यहाँ पे देख सकते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, तो 2 में ब्रोमो है तो 2 मीथेन प्रोप, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो गया। और यहाँ पे प्रोपीन से हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन का ये कन्वर्जन भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा मार्कोनी-कॉब रूल होता है वो एडिशन होता है HX का एज एसिमेट्रिक अल्कीन या फिर अनसिमेट्रिक अल्कीन के लिए यहाँ पे बेसिकली होता है, ठीक है। वहीं पे अगर और भी बात किया जाए तो देख सकते हो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा था उसमें HBr का एडिशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सारा यहाँ पे बस लिख दिए, इसको डिस्कस कर दे रहे हैं आप लोग। एक बार जब PDF डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ से आप लोग उस चीज़ को देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं अल्कीन पर X2 का एडिशन है तो कहीं भी हम लोग लगा देंगे इधर इधर, ठीक है, दोनों क्योंकि सेम ही चीज़ है। वही चीज़ Br2 के लिए भी है तो Br भी हम लोग इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। तो मेजर तो हमारा काम था कि जो मार्कोनी-कॉब रूल के हिसाब से HX का एडिशन वहाँ पे कौन सा शो करेगा, तो जिसके कारण यहाँ पे जो हमारा शो करेगा वो ऑप्शन नंबर C शो करेगा, ठीक है। ये शो करेगा। ये तो हमारा सिमेट्रिकल था तो उस पर कहीं पर भी लग सकता था, ये तो बस X2 का एडिशन है तो वो भी कहीं पे लग जाएगा। तो आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो गई। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार वीडियोस को थोड़ा सा पीछे आप उसको दोबारा सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने सारा चीज़ लगभग बात बोल के रख दिया, तो अच्छे तरीके से सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग बनने वाला है क्योंकि एक ही शॉट में इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन बेहतरीन बनने वाला है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा मोलिक्यूल के लिए जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किस मोलिक्यूल के लिए यहाँ पे होगा। तो कुछ रूल्स है, इसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज एज साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज। अगर जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज अगर कम होता जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्काइल हैलाइड का वो भी कम होता जाता है। वहीं पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करते हैं। सीधा सिंपल कहने का मतलब है अगर ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, अगर अल्काइल ग्रुप का जो साइज है वो डिक्रीज करेंगे तो वहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस आधार पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख लीजिए सारे जगह पे अगर बात किया जाए तो नीचे से ऊपर अगर हम इसको अरेंज करते हैं, जो भी आपके ऑप्शंस में दिए हैं उसको मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है अरेंज पहले से कर दिया है। तो अगर देखिए तब 1 2 3 4 कार्बन का चेन के साथ यहाँ पे क्लोरीन है, इसमें 1 2 3 कार्बन के साथ चेन के साथ यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। वहीं पे CH3 CH और इस पे CH3 और CH, मतलब अगर इसको हम लोग लिखेंगे थर्ड वाले को तो CH3 CH, यहाँ पे देखिए एक ब्रांच आ गया, मतलब अगर ब्रांच इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे अगर ये जो ऑप्शन है इसकी अगर बात की जाए तो इसमें तो और भी यहाँ पे ब्रांच को इंक्रीज कर दिया, मतलब इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म है, ये स्फेरिकल ये चीज़ बन गया है। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा कि जितना ब्रांचिंग हमारा इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होगा, ये थी मतलब इसको मान लीजिए एक सर्कल की तरह अगर है और ये तो एक लाइन की तरह है जो कि इससे कुछ इस तरीके से जा रहा है। इसमें कितना कार्बन था, 1 2 3 4 कार्बन था, इसमें भी 4 कार्बन था, लेकिन ये एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब उसमें अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो जाए जिसके कारण वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन सबसे कम यहाँ पे जो ब्रांचिंग तो भले इसमें ज़्यादा था लेकिन इसका अगर सरफेस एरिया का बात किया जाए तो वो सबसे कम था, लेकिन जो लॉन्ग चेन वाला था उसमें सरफेस एरिया उसका इंक्रीज कर रहा है जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर नीचे से ऊपर इस वजह से जाएंगे, ये हमारा आइसोमेरिक है,
बेसिकली ब्रांचिंग मान सकते हैं। ये मेरा आइसोमेरिक नहीं बोलेंगे, इसको ब्रांचिंग ही बोलेंगे। तो ये हमारा ब्रांचिंग वाला है, ये भी ब्रांचिंग है, स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेट चेन हमारा जो है इस ऑप्शन में ये चीज़ इसमें देखने को मिला, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा सबसे ज़्यादा, मतलब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसी में होगा। तो इसमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। बस कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलिए किस वे से यहाँ पे हम लोग किया जा रहा है। बाकी क्वेश्चन लगभग आपके यही क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को करना है। इसको इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो है कॉपी पर यहाँ पे अच्छे तरीके से बना के दे दें, ताकि आप इसका प्रिंट आउट भी अच्छे तरीके से अपने पास रख सकते हो और उसको बार बार यहाँ पे पढ़ना है। जब तक एग्जामिनेशन आपका नहीं, इसको बार बार रिवाइज करते रहना है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के थ्रू से इनमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है हाइड्रोलाइज्ड होगा। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है, कहता है सिंस रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड वाया SN1 मैकेनिज्म इज, जो SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से जो रिएक्टिविटी होता है अल्काइल हैलाइड का, वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, वहीं पे और भी अगर बात किया जाए तो 0 डिग्री, इस तरीके से बात करते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन में कुछ इस तरीके से, जो ऑप्शन ए है, अगर इसमें अगर क्लोरीन निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से CH3+ है, जो कि 0 डिग्री, या फिर इसको मिथाइल केटाइन कहते हैं। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए तो इससे अगर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्लोरीन तो कुछ इस तरीके से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। इससे निकालेंगे तो इससे भी 1 डिग्री बनेगा, लेकिन इससे जब निकालेंगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, एक CH3 इधर, CH3 इधर, CH3 इधर, इस कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दिखा रहा है। और जब हम लोग जान रहे हैं रिएक्टिविटी से कि 3 डिग्री का ही जो होता है, उसी पर जो SN1 का हाइड्रोलिसिस है वो रिएक्टिविटी के अनुसार सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसके अगर आंसर की तरफ बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करने के कारण वहाँ पे वैसा हो रहा है। ठीक है, बस ये ऑर्डर्स थे कुछ, यहाँ पे इसको आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, मतलब ऑर्डर क्या है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री, या फिर मिथाइल केटाइन बोलें, या फिर 0 डिग्री इसको बोल सकते हैं। ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है कि द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अल्कोहलिक KOH। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, HX का यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के साथ यहाँ पे किसका जो है आसानी से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, किस अल्काइल हैलाइड का बेसिकली। तो वही चीज़ लिखा गया है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन आर दोज वेयर हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HX इज रिमूव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड फॉर्म अल्कीन। मतलब जो भी आपका सबस्ट्रेट आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, उससे अगर HX का अगर रिमूवल हम लोग करेंगे तो उसी को तो हम लोग कहेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, और उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से ये चीज़ जाने। तो यहाँ पे होता है कि द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अल्कोहलिक KOH, वो ऑर्डर आपका कुछ इस तरीके से होता है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यही इसका ऑर्डर होता है कुछ इस तरीके से HX का रिमूवल होने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग बात किया जाए तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो इसके कारण यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, बेसिकली सी नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपका कुछ इस तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोअल्केन्स इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन सा हेलोअल्केन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, या फिर 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अगर यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर का देख लीजिए, यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्डर हम लोगों ने लगा दिया है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर का अगर बात किया जाए, कहता है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअल्केन्स एज RI, RBr, RCl, इसका सबसे ज़्यादा RI का होता है, फिर RBr का, RCl का। ये किस बेसिस पे हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के बेसिस के आधार पे अगर बात किया जाए तो RI का जो है रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद उससे कम होगा RBr का, सबसे कम होगा RCl का। ये तो कुछ इस तरीके से अगर हेलोजन एटम सेम है तब का बात किया गया। वहीं पे देख सकते हैं अगर
डिग्री के हिसाब से बात किया जाए तो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उस हिसाब से जो हमारा यहाँ पे है, सबसे पहले ये तो हमारा डिग्री के हिसाब से हो गया, ये हमारा हो गया हेलोजन एटम के। तो यहाँ पे हेलोजन कौन कौन सा प्रेजेंट है, एक तो आपका क्लोरो है, एक ब्रोमो वाला है। तो Cl और Br में हम लोग जान रहे थे कि Br का सबसे ज़्यादा होता है, वहीं पे जो 3 डिग्री से ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे तो हर जगह आपको देखने को जो मिल रहा है उस आधार से आपको क्या हो रहा है कि क्लोरो वाला तो ये तो सबसे लास्ट में ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोस्ट पूछा है तो मोस्ट में तो हमारा ब्रोमो वाला आता है। तो ये 1 आ गया, ये 2 वाला आ गया, मतलब 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्योंकि ब्रोमीन वाला तो सबसे पहले तो ये क्लोरो तो पूरी कट जाएगा, ये 1 डिग्री वाला था, ये 2 डिग्री वाला था, तो 2 डिग्री भी उसमें ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी गया है, इसलिए 2 ब्रोमो प्रोपेन इज मोस्ट रिएक्टिव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटल्डिहाइड। इनमें से कौन सा कन्वर्जन जो इथाइल अल्कोहल और में मतलब इथाइल अल्कोहल से एल्डिहाइड जा रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे कौन सा जो है एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे वही पूछा गया कि कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, मतलब हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल होगा, ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, या फिर मोलिकुलर रीअरेंजमेंट का। तो इथाइल अल्कोहल से हम लोग जो है एसिटल्डिहाइड में जाने के लिए क्या यूज करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। जब भी हम लोग जो हमारा इथाइल अल्कोहल जो कि CH3CH2OH होता है, इससे जब भी हम लोगों को जाना होता है एसिटल्डिहाइड में, तो उसके लिए हम लोग एक यूज करते हैं रिएजेंट का, जिसको बोलते हैं PCC, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोगों को काम करता है। ये ऑक्सीडेशन हमारा कराता है इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में, तो जिसके कारण इसका यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि जब सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब हम लोग को जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो ऑप्शन भी दिया गया, तो इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। कन्वर्जन पूरा का पूरा ये है। तो सोडियम फिनॉक्साइड को जब CO2 के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, तब ये पूरा तरीके से सैलिसाइलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका कन्वर्जन, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही चीज़ था कि यहाँ पे किस चीज़ में चेंज होता है, ये तो ये बात इन्होंने बता दिया, लेकिन हम लोगों को क्या बताना था, ये बनेगा क्या, तो सैलिसाइलिक एसिड यहाँ पे बन जाता है। जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तब जाके हम लोगों को मिलता क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि ईथर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से हम लोगों को ईथर मिल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 का प्रेजेंस वहाँ पे है, मतलब इथाइल अल्कोहल को जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो अब हम लोग को ईथर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे इसका टेम्परेचर पूछ रहा है कि कितना टेम्परेचर पे करेंगे रिएक्शन इथाइल अल्कोहल का H2SO4 के साथ, तब जाके हम लोग को ईथर बनेगा। 113 केल्विन है, 443 है, 413 है, 213 है। तो इसके लिए तो आप लोगों को रिएक्शन याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कुछ इस तरीके से, NCERT में भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो इथाइल अल्कोहल को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे 413 केल्विन में, तब जाके ये हमारा इथॉक्सी इथेन बनता है, जो कि एक ईथर है। मतलब आंसर तो हमारा यहीं पे हो गया, सी नंबर 413 केल्विन। वहीं पे एक और क्वेश्चन हमने इसमें दिखा दिया है कि जब इथाइल अल्कोहल को, सबसे पहला तो बात वही था कि इथाइल अल्कोहल को H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे 413 केल्विन पे, तब हम लोगों को ईथर बनेगा, जो कि इथॉक्सी इथेन बनेगा। वहीं पे इथाइल अल्कोहल को H2SO4 के साथ 443 केल्विन में अगर टेम्परेचर लगा के अगर इसको करेंगे रिएक्शन, तब यहाँ पे हमारा इथीन बन जाएगा। मतलब इथीन, अगर इथाइल अल्कोहल से इथीन का बात अगर कन्वर्जन करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर 443 केल्विन का बात किया जाता। वहीं पे इथाइल अल्कोहल का जब इथॉक्सी इथेन या फिर ईथर में चेंज करते हैं, तब यहाँ पे 413 केल्विन टेम्परेचर का जरूरत पड़ता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर इथीन बोलता तब हम लोग को ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होता। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया कि ईथर बन रहा है इथाइल अल्कोहल से H2SO4 के साथ रिएक्शन करके, तो ये बनेगा कब, जब 413 केल्विन टेम्परेचर पे इसका क्या करेंगे,
रिएक्शन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरीके से 25, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता था प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ 1 ब्यूटीन। अगर 1 ब्यूटीन का ओजोनाइड मतलब ओजोनोलिसिस करेंगे तब जाके ओजोनाइड का यहाँ पे निर्माण होता है, उसके साथ अगर रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। मतलब सीधा सिंपल है कि 1 ब्यूटीन का ओजोनोलिसिस हम लोग यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, तो इनमें से हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा यहाँ पे आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा रिएक्शन यहाँ पे बन रहा है, जिसमें कुछ इस तरीके से काम होगा कि ये हमारा 1 ब्यूटीन है, इसको जब O3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओजोनाइड का निर्माण करेगा। ठीक है, ये ओजोनाइड का करेगा। इसमें से यहाँ पे इससे इधर हम लोग कट करेंगे, इधर से करेंगे, फिर उसको जिंक और H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे। तब जाके देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 CH2, यहाँ पे CH कुछ इस तरीके से, लेकिन ये इधर से एक बॉन्ड इधर से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर ऑक्सीजन क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। और एक जिंक जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है उसके साथ मिलके आपका प्लस में इधर लास्ट में ZnO भी बनेगा। इसको आप लोग याद रखिए। तो जब इस तरीके से रिएक्शन हमारा हुआ तो उसके दौरान हम लोगों को प्रोपेनल मिलेगा और मिथेनल मिलेगा। तो जिसके कारण इसका आंसर की हम लोग बात करें तो प्रोपेनल और मिथेनल कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे है, इसलिए यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। मतलब जब हम लोग 1 ब्यूटीन का ओजोनोलिसिस करेंगे सीधा सिंपल से, तो प्रोपेनल और मिथेनल का जो है प्रोडक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा हाइड्रोलिसिस के दौरान। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से 25 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करना था, तो इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया। अब हम लोग जो है अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा सेक्शन बी हो जाएगा, जिसमें से हम लोगों को 7 क्वेश्चंस करने होंगे जो कि 1 मार्क्स के रहेंगे सारे, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। मतलब एक ही शब्द में यहाँ पे एक मतलब थोड़ा सा उसमें कुछ ही शब्दों में, कुछ सेंटेंसेस में आप उसको आंसर दे सकते हैं, कुछ वर्ड में। ठीक है, तो इनमें से आपको ऑप्शन इनमें बहुत सारे लगभग 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहीं पे काउंट हम लोग कर लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 7 ही क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से लिखना है। वही चीज़ वहाँ पे क्वेश्चन में भी मिलेगा कि आंसर एनी 7 क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स का सभी रहेगा, 7 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कुछ शब्दों में लिखना है, ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन जो रॉल्ट्स लॉ का होता है उसका यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को पूछा गया है। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में अच्छे तरीके से आपको मेंशन किया गया है, उसी को मैंने यहाँ पे दे दिया है। जो कि आपको अगर आपको और भी पता है तो आप अच्छे तरीके से जो आपको पता है उसको आप लोग लिख सकते हैं। तो फिनोल एंड एनिलीन यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो नेगेटिव डेविएशन रॉल्ट्स लॉ का एग्जाम्पल होता है। आगे बात किया जाए तो एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस आर और कंडक्टिविटी कप्पा के बीच यहाँ पे रिलेशनशिप को यहाँ पे पूछा गया है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, रिलेशनशिप जो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच है वो कुछ इस तरीके से होता है, कप्पा इक्वल टू जी स्टार अपॉन में आर। जी स्टार को हम लोग L/A भी लिखते हैं, या तो आप यहीं तक लिखिएगा या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, K इक्वल टू, देखिए इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, या तो आप K इक्वल टू लिख सकते हैं जी स्टार अपॉन में R लिख सकते हैं, या फिर इसको और भी तोड़ेंगे तो 1 अपॉन R इंटू L/A। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका आंसर करना है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 में ये जो यहाँ पे कंपाउंड है इसका यहाँ पे इन्होंने IUPAC नेम पूछा है। वही चीज़ बोला, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस, कार्बन, CH2 तो इसको सबसे पहले हम लोग जब तोड़े हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका कंडेंस फॉर्म था, स्ट्रक्चर में चेंज किए तो CH3C यहाँ पे इस पे 2 CH3, यहाँ पे CH2 जैसा कि यहाँ पे Br था तो इधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो अगर लॉन्गेस्ट चेन हम लोग चुने तो इधर हमारा 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन गया। नंबरिंग किए तो फर्स्ट में ही हमारा हेलोजन था, सेकेंड, थर्ड। अब सेकेंड में 2 यहाँ पे CH3 देखने को मिला ब्रांच के रूप में। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जो हेलोजन वाला होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो 1 ब्रोमो, फर्स्ट में ही हेलोजन था इसलिए 1 ब्रोमो ही हो गया। और ब्रांच में हमारा 2 में 2 मिथाइल इसलिए 2 डाईमिथाइल और 3 कार्बन का चेन था प्रोपेन, कुछ इस तरीके से हो गया। मतलब 1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आप लोग और भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं आईपीएससी नेम का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। जितना भी जैक बोर्ड का प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछा गया है वो चीज़ वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग एक बार उसको भी देख लीजिएगा, ताकि वहाँ से सभी तरीके का जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको जाके लिख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि नेम द एल्डिहाइड विच डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। वैसा एल्डिहाइड का नाम लिखना है जो फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देता है। तो वैसा एग्जांपल हमारा सीधा सिंपल आंसर तो यहीं पे हो गया था, बेंजल्डिहाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन किस तरीके से यहाँ पे हम लोग थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी कर दिए। बेंजल्डिहाइड तो आंसर हो गया, बिकॉज इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो यहाँ पे हम लोगों को फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देगा। सो इट डज नॉट शो पॉजिटिव टेस्ट टू फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड यहाँ पे बस बेंजल्डिहाइड भी आप लोग लिख देते तो आपका काम हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द रिएजेंट, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन। कौन सा रिएजेंट का यूज होता है जो कि नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो नाइट्राइल को जो करता है वो आपका होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 ही होता है। अगर आप इतना भी लिख देते लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो भी आपका काम हो जाता है। आप लैंग्वेज में चाहे तो और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू प्रोड्यूस प्राइमरी एमीन। यहाँ पे रिएक्शन भी ऐड कर दें तो पूरा का पूरा कभी भी चांस नहीं होगा कि एक मार्क आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से अगर आप अच्छे तरीके से लिख देते हो तो ठीक है। तो अगर आप इतना भी लिखते फिर भी आपको 1 मार्क्स मिलता है, इतना लिखते तो आप 1 मार्क्स तो मिलेगा ही, है कि नहीं। तो अच्छे तरीके से ये चीज़ था, इसको लिखना था। अब यहाँ पे देख लीजिए 31 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है 31 नंबर कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि द ज्योमेट्री पोजेस्ड बाय NiCO का होल फॉर इज। तो ये भी क्वेश्चन जो भी हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर जो 13 को भी हम लोग ऊपर देखे थे उसी के जैसा एकदम सेम टू सेम बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका डायरेक्ट जो है ज्योमेट्री लिख दिया है, जो कि कुछ इस तरीके से इसका जब आप NiCO का होल फॉर को जब आप बनाइएगा तो कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगा और निकल बीच में रहेगा, उधर CO इस तरीके से, मतलब ये एक कैसा बना रहा है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के जैसा बना रहा है। इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। इसका आप यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही इसको चाहे तो आप आसानी से उस वे में जो वहाँ पे मैंने समझाया था उसके आधार पे आप बना सकते हैं। वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिएगा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा मतलब ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात यहाँ पे किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। कहता है सुक्रोज का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ से कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, वही यहाँ पे हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब सुक्रोज का हम लोग जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, एक ग्लूकोज मिलता है और फ्रुक्टोज मिलता है। फॉर्मूला यहाँ पे ग्लूकोज फ्रुक्टोज का देखने को तो सेम लग रहा है, लेकिन हाइड्रोलिसिस जब सुक्रोज का करेंगे जो कि C12H22O11 होता है, तो यहाँ से हम लोगों को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का क्या मिलता है, कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ठीक है, मतलब अलग अलग डिफरेंट मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि थोड़ा कम टाइम भी लगे अच्छे तरीके से। बाकी एग्जामिनेशन में आप लोगों को टाइम देना है, ऐसा नहीं है 3 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन, तो आराम से लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, लिखने का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अब आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम अब बहुत ज़्यादा कम बचा है। जितना भी यहाँ पे कराए इसको तो कम से कम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। जो भी यहाँ पे चीज़ आपको बताया गया है इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। कहता है वाई डू एमीन्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जो एमीन्स है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव क्यों करता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो वही चीज़ अच्छे तरीके से इसका आंसर हम लोगों ने कर दिया है। यहाँ पे तो सीधा सिंपल हम लोग इसको कर सकते थे कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पे उस लोन पेयर प्रेजेंट होता है जिसके कारण होता है, लेकिन अच्छे तरीके से लिख दिया ताकि समझ में भी आपको आ जाए। कहता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम, एमीन कैन इजिली डोनेट। एमीन क्या करता है, इजिली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को कार्बन स्पीसीज को, इसलिए यह एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के जैसा।
मतलब इस यहाँ पे वही पूछा था कि एमीन न्यूक्लियोफाइल के जैसा क्यों बिहेव करता है। तो एमीन्स के पास क्या होता है कि उनके जो नाइट्रोजन एटम होते हैं उस पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण मतलब इस तरीके से ये हमारा मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा देते हैं। NH3 यहाँ पे अगर है, ठीक है, इस पे अगर लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, किसी भी कार्बोनिल सेंटर पे अगर बात किया जाए, मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ से क्या करेगा, इसको कुछ इस तरीके से डोनेट कर सकता है, जिसके कारण ही ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे भी दिखाया भी गया रिएक्शन में, देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन दिखाया गया है कुछ इस तरीके से CH3 CO और CH3, तो यहाँ पे CH3NH2 में एमीन का जो यहाँ पे इस पे लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे जा रहा है इस कार्बोनिल सेंटर पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर खसक जा रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका जो है देख लीजिए, यहाँ पे ये सबसे पहले बनेगा, ये जो इंटरमीडिएट है। ठीक है, फिर यहाँ से फाइनली जो है कुछ इसको देख लीजिए, थोड़ा आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ से हम लोग ये जो एमीन है उसको रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पे जो O- इस तरीके से गया था वो फिर से वापस आ जाएगा और क्लोरीन को निकाल देगा, और ये जो बॉन्ड था ये प्लस को इस तरीके से बैलेंस करते हुए चला जाएगा। मतलब यहाँ पे ओवरऑल अगर हमारा जो बनेगा वो CH3NHCO CH3 हमारा बन जाएगा, और साथ ही हमारा HCl भी बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ दिखाया है, सीधा सिंपल, इतना ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं था। वहाँ सीधा सिंपल इन्होंने पूछा था कि जो एमीन होता है वो बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल के जैसा, क्यों करता है, तो इसमें क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वह इजीली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को कार्बन स्पीसीज पर, मतलब जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वहाँ पे, इसलिए वह न्यूक्लियोफाइल के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, देख लीजिए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा का पूरा सिर्फ समझने के लिए आप लोगों के लिए था किस तरीके से वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34, वो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ Pr2 वाटर। एनिलीन को जब हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, ये चीज़ पूछा है। तो वही चीज़ लैंग्वेज में भी लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, कोई अच्छा सा कलर इसको रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कहता है एनिलीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, जिसको Br2 वाटर हम लोग कहते हैं। थोड़ा सा कलर को हम लोग चेंज करते हुए चलेंगे, तो आई थिंक ये सही रहेगा। चलिए, सही है। चलिए, यहाँ पे लिखा गया कि एनिलीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर Br2 वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव वाइट प्रेसिपिटेट। किसका वाइट प्रेसिपिटेट, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनाएगा। मतलब सीधा सिंपल सा है, ये यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरीके से, ये हमारा एनिलीन था, इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन किए Br2 वाटर के साथ, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण कर देगा और साथ में HBr मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ सीधा सिंपल ये भी अगर रिएक्शन भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, या फिर ये सिंपल सा लिख देते हैं। देखिए, जैसे ये 1 मार्क्स का है तो ये भी सिंपल सा लिख देते हैं, ये फिगर को छाप दीजिए और यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिल, या तो फिगर को छाप के नाम लिख सकते हैं या फिर सीधा सिंपल ये नाम भी लिखते हैं, तो भी आपको 1 मार्क्स जो है कम्प्लीटली मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने के लिए आप लोग के पास थोड़ा अच्छे तरीके से रहेगा ताकि आप याद रख सकें, इसलिए अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अब तो यहाँ पे अगला सेक्शन ही आ गया, सेक्शन सी की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब इसमें आपको थोड़ा लैंग्वेज बढ़ा के लिखना पड़ेगा। इसमें आपका जो है टोटल 6 क्वेश्चंस लिखने हैं, जो कि सभी आपके हो जाएंगे 3 मार्क्स के, मतलब टोटल आपके 18 मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आंसर एनी 6 क्वेश्चन, यहाँ पे 7-8 मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना है, जो कि सभी यहाँ पे 1 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आपको लिखने का प्रैक्टिस, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस आपको बढ़ाना है, ताकि आप वहाँ पे कॉपी पे आपको लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, जो कि आपका टर्म 2 में जो पिछले साल में जो हुए उस हिसाब से यहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ पे लिखना होगा आपको। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी
राइट देयर यूनिट्स, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन ऑफ चेंज या फिर ऑन चेंज इन टेम्परेचर। कहता है डिफ्रेंशिएट आपको मतलब सीधा सिंपल है कि मोलरिटी और मोलैलिटी के बारे में आपको लिखना है, उसका यूनिट को लिखना है और टेम्परेचर का उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी बताना है। तो यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट यहाँ लिखा गया मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वही चीज़ सबसे पहले उसी को हम लोग करते हैं एक्सप्लेन। आप मोलैलिटी को ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीक्वेंस वही था लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, तो उसको आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आप लोगों को सबसे पहले मोलैलिटी आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं, मोलरिटी यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग मोलरिटी को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। कहता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। जो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा कितना 1 लीटर सॉल्वेंट में, उसी को हम लोग मोलरिटी कहेंगे। इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, कैपिटल M। एक स्मॉल m कैपिटल M, कभी भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो कैपिटल M है उसको हम लोग मोलरिटी कहते हैं, मोलरिटी। वहीं पे जो स्मॉल m है ये स्मॉल m, ये हो गया मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी। वहीं पे अगर बात किया जाए मोलरिटी का जो यूनिट होता है आपका मोल पर लीटर आपका हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया मोलरिटी का यूनिट। वहीं पे अब हम लोग बात करेंगे मोलैलिटी की, जिसको हम लोग कैपिटल M से अभी मैंने बात किया। तो इसको डिफाइन करेंगे, कहता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी। उसमें सिर्फ 1 लीटर सॉल्वेंट था, इसमें पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी और इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। वहाँ पे सिर्फ लीटर वाला चल रहा था, इसमें केजी वाला चलेगा, ठीक है। अगर इसका बात किया जाए यूनिट का, तो यूनिट आपका कुछ इस तरीके से मोल पर केजी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। चलिए वहीं पे एक और क्वेश्चन इसमें पूछा था, तो इसमें पूछा था कि टेम्परेचर का चेंज करने पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो देख लीजिए, कहता है मोलैलिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर टेम्परेचर में कुछ अगर हम लोग चेंज करते हैं तो मोलैलिटी भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मोलैलिटी का अपने फॉर्मूला अभी हम लोग ऊपर एक क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन ही था। तो मोलैलिटी M इक्वल था N/V, मतलब वॉल्यूम का यहाँ पे मिल रहा था। मतलब अगर टेम्परेचर हम, जैसा कि आपको पता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते तो हमारा वॉल्यूम में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलता था, इसलिए ये डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पर। मतलब ये टेम्परेचर कैसा है? डिपेंडेंट है। कौन सा? मोलैलिटी। इसलिए हम लोग लिख दिया कि मोलैलिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट वाइल मोलैलिटी इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर टेम्परेचर में कुछ हम लोग चेंज करते हैं तो मोलैलिटी हमारा चेंज हो जाएगा। वहीं पे अगर टेम्परेचर में मोलैलिटी में कुछ चेंज करते हैं तो मोलैलिटी हमारा कुछ भी यहाँ पे चेंज उसका नहीं होगा, मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया इसको हम लोग देखते हैं। इसमें यहाँ पे बेसिकली पूछा गया था कि NO2 डिसोसिएट्स इनटू NO एंड O2। जो NO2 है उसको जब हम लोग डिसोसिएट करें तो NO और O2 में टूट गया, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया गया। देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा मैं इसका साइज बढ़ा के दिखा देता हूँ, इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे NO2 कुछ इस तरीके से NO और O2 में आपका टूटा है, मतलब 2NO2 कुछ इस तरीके से 2NO2 आपका 2NO में और O2 में टूटा है। एक क्वेश्चन ही है, इसको आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे भी। तो कुछ इस तरीके से वही चीज़ बोला है कि डिसोसिएट हो रहा है कुछ इस तरीके से। कहता है इफ़ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2, मतलब इसका अगर जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तभी तो ये हमारा रिएक्टेंट है, हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ से इसका जो इसमें से आपका चेंज हो रहा है वो चेंज आपका दिया है 6.0 × 10⁻12 पर मोल पर सेकेंड। फिर कहता है व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2। जो इंक्रीज है कंसंट्रेशन का O2 में वो कितना होगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो हमारा सबसे पहला काम वही रहता है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो भी इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो 2NO2 से हमारा 2NO और O2 में जा रहा है, ये हमारा रिएक्टेंट है, इधर हमारा प्रोडक्ट है। अगर इसका रेट का बात किया जाए तो रेट आप लोग लिखने जान गए होंगे कि जिधर से हमारा ये रिएक्टेंट होता है उसका क्या होता है, डिक्रीज होता है कंसंट्रेशन, जिसके कारण उसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन का यूज करते हैं। वहीं पे प्रोडक्ट में हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे इसका हम लोग पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। तो रेट हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, जो भी मान लीजिए यहाँ पे एक जनरल आप लोग को बता देते हैं। मान लीजिए ये चीज़ आपको पता भी होगा, A+B, या फिर सीधा सिंपल हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करते। A हमारा रिएक्टेंट था, उससे B+C हमारा प्रोडक्ट बना, मतलब इस तरफ हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट में मतलब हम लोग करते हैं जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z है,
तो इसको अगर यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ है तो उसको बटा में लिखेंगे 1/x, अगर नहीं है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और a आपको इसको लिखना है dA/dt, ये आपका पूरा का पूरा हो गया रिएक्टेंट के लिए। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट की साइड, चलिए इसको मैं लिख ही देता हूँ dA/dt। अगर इधर बात किया जाए तो इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा प्लस का 1/y और dB/dt, वहीं पे और इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1/z dC/dt। मतलब इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। तो जब इसका हम लोग रेट को लिखेंगे तो ओवरऑल रेट हमारा जब लिखेंगे तो इस टाइप से लिखाएगा -1/2 dNO2/dt प्लस 1/2 dNO/dt प्लस DO/dt, क्योंकि इसमें कोई भी कोफिशिएंट का टर्म वहाँ पे दिया नहीं गया था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि रेट जो डिक्रीज कंसंट्रेशन NO2 का वो इतना दिया, मतलब ये जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इसका वैल्यू हम लोगों को मिल गया ये चीज़। अब यहाँ पे O2 का पूछा है, मतलब इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो जिसका पूछा है उससे उसको कंपेयर करेंगे, मतलब इसका दिया गया है, इसका पूछा है, तो इन दोनों को जब हम लोग बेसिकली कंपेयर किए, इन दोनों को जब कंपेयर किए तो कुछ इस तरीके से, ये तो हमारा दिया हुआ था, तो इससे जब इसको कंपेयर किए तो ये जो हाफ था इधर इसमें मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली ऐसे हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। जो dNO2 यहाँ पे दिया था कितना दिया 6.0 × 10⁻⁻12। अब हम लोग जानते हैं कि जो ये dO2/dt है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ dNO2 का। तो dO2/dt के लिए मतलब ये जो वैल्यू था उसका हम लोग जब हाफ किए तो 3.0 10⁻⁻2 मोल पर सेकेंड इसका आ जाएगा। मतलब जब हम लोग इसको और इसको किए कंपेयर तो ये तो हम लोगों को वैल्यू निकालना है, और इसका इतना का वैल्यू दिया था हमारा इतना, लेकिन यहाँ पे जो बटा में 2 था वही इसी के कारण से ये पूरा का पूरा हमारा आधा हो गया, ठीक है, ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। इसमें से आपको IPSC नेम, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। IPSC नेम कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यहाँ पे आप लोगों को लिखना पता होना चाहिए। तो अगर इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो नीचे इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके देखिए नाम किस तरीके से लिखना है, एकदम इजी तरीके से आपको पता चल जाएगा और सारा नाम आप आसानी से लिख लीजिएगा। उसको भी आप लोग चाहें तो वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। अब इसमें देख लीजिए फर्स्ट जो है वो ए नंबर है K3CrC2O4 का होल थ्राइस। तो कैसे लिखना है इस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो इसको वीडियो को ज़्यादा यहाँ पे लंबा नहीं करना है, उसको आप लोग जाके देखिएगा। नहीं आएगा समझ में तो फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें आप लोगों को टाइम दिया है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया, तो आप उसको भी जाके देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। तो इसका नाम डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 आ जाएगा, और बाहर वाला होता है पोटेशियम, तो इसको लिख दिए। C2O4 को ऑक्सीलेटो के रूप में लिखते हैं, मतलब ये लिगेंड है उसको एटो के फॉर्म में लिखे, वहाँ सारा चीज़ आपको डिस्कस हो गया है। तो 3 यहाँ पे ऑक्सीलेटो है, इसलिए ट्राईऑक्सलेटो, और पोटेशियम यहाँ पे बाहर में था, इसको यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है। फिर यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उसको यहाँ पे लिखना है, मतलब क्रोमेट लास्ट में यहाँ पे 3, मतलब ओवरऑल इसका नाम हो गया पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे जो था CONH3 का होल 5 ClCl2, इसका नाम हो जाएगा पेंटाएमीन। 5 एमीन है तो पेंटाएमीन क्लोरिडो, क्योंकि जो यहाँ पे जो दिख रहा है वही हमारा लिगेंड के जैसा काम करता है। तो पेंटाएमीन क्लोरिडो, यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 3 कोबाल्ट, और लास्ट में आपका 2 क्लोराइड है तो डाइक्लोराइड। तो पूरी नाम हमारा क्या हो गया, पेंटाएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 डाइक्लोराइड, ठीक है। तो ये सब हो सकता है यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए, तो आसानी से आप इसको याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे C नंबर है, इसमें आपका बोला गया K3 एफिसियन का 6, तो ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो इसका हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनो मतलब CN6 है, तो हेक्सासाइनो, पोटेशियम बाहर में था, इसको पहले लिखना है। पोटेशियम Fe आयरन हमारा जो फेरेट, उसको फेरिक होता है तो फेरेट के रूप में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सारा का सारा आपका ऑर्गेनिक का लगभग पोर्शन चलेगा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर ए जो इसमें है कुछ इस तरीके से CH3CH2OH SOCl2 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारा CH3CH2Cl बनेगा, SO2 बनेगा और HCl हमारा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा डिस्कस मैं कर दे रहा हूँ।
यहाँ पे देख लीजिए CH3 CH2 CH3। अगर इसका नाम का बात किया जाए तो 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेन टू ऑल इसका हम लोग नाम लिखेंगे। इसको जब H2SO4 के साथ कॉन्क H2SO4 के साथ हिट किया जाएगा तब क्या बनेगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसको जब यहाँ पे हम लोग हिट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों को बना देगा 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे ब्यूटेन टू ब्यूट टू इन बन जाएगा। ठीक है, ब्यूट टू इन, क्योंकि 2 पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए ब्यूटीन हो जाएगा। मतलब ब्यूटेन टू ऑल से हमारा ब्यूट टू इन अगर हम लोगों को बनाना है तो उसके लिए H2SO4 कॉन्क H2SO4 के साथ हिट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करना था तो यहाँ पे इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे देख सकते हैं यहाँ पे इथाइल मिथाइल ईथर की बात किया गया है। तो इसको HI के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे CH3I बनेगा और C2H5 बनेगा। बस इतना ही यहाँ पे करना था। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था कि राइट ऑन पेप्टाइड लिंकेज के बारे में लिखना था। पेप्टाइड लिंकेज, फिर आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बेस RNA में प्रेजेंट क्या होता है, ये चीज़ के बारे में। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पेप्टाइड लिंकेज के बारे में। कहता है कि अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल व्हेन द कार्बोनिल ग्रुप। कहता है एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्म होता है इस लिंकेज में जब हम लोग कार्बोनिल ग्रुप जिसको COOH 2 मॉलिक्यूल व्हेन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ एमिनो ग्रुप। ठीक है, एक कार्बोक्सिल, ठीक है, कार्बोनिल नहीं है बेसिकली, यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप है, देख सकते हैं COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा किसके साथ, एमिनो मतलब NH2 के साथ अदर मॉलिक्यूल का, तब यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। मतलब एग्जांपल इसको देखिए आपको समझ में आ जाएगा। एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा जब कार्बोनिल का 1 मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल का NH2 ग्रुप को हम लोग जब यहाँ पे रिएक्ट करेगा। मतलब ऐसे इसको समझ सकते हैं, एक यहाँ पे ए मॉलिक्यूल था, एक यहाँ पे ये था, ये आपका कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल था, ये आपका एमिनो ग्रुप वाला मॉलिक्यूल था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। मान लीजिए ये पूरा का पूरा था, यहाँ पे ऐसे मैं इसको दिखा दे रहा हूँ सर्कल से, C डबल बॉन्ड O और OH हमारा ऐसे था, ये पूरा का पूरा हमारा सर्कल था। तो इसको मैं सर्कल यहाँ पे ले ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे NH और H कुछ इस तरीके से, इसको प्लस हम लोग किए, यहाँ पे NH2 को ऐसे हम लोग दिखा दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ इस तरीके से ये जो H2O का यहाँ पे निकल गया। ठीक है, H2O कुछ इस तरीके से जब निकल गया तो CO और NH का बॉन्ड यहाँ जो बना, देख लीजिए CONH, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं पेप्टाइड लिंकेज। जो CONH का बॉन्ड होता है उसी को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज का नाम देते हैं। एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप का जब दोनों का वहाँ पे उन दोनों से H2O का रिमूवल होता है, देख लीजिए यहाँ पे H2O का रिमूवल हो रहा है तो वहाँ पे CONH बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है, जो कि यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है CO और NH के बीच, तो उसी को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज, एक लिंकेज का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ दे रहा है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग उसको नाम देते हैं क्या, पेप्टाइड लिंकेज। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेसिकली कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसको हम लोग लिखते हैं, कहता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, द 2 मोनोसेक्राइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज। जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट जो होता है ज्वाइन होता है एक दूसरे के साथ ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू, फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, उससे बनेगा। सच अ लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तब वहाँ पे जो लिंकेज आपका बॉन्ड फॉर्म होगा 2 मोनोसेक्राइड यूनिट के बीच जो एक दूसरे के साथ मिला, तो वही सी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बात किया जाए तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक तरफ आपको मान लीजिए अल्फा डी ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, बीटा डी ग्लूकोज ये भी एक मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैंने अभी ऊपर बताया भी था। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसके बीच यहाँ पे जो बॉन्ड बना ऑक्सीजन के साथ, तो इसी बॉन्ड को यहाँ पे जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम दिया गया है। मतलब इस तरीके से आपको अल्फा डी ग्लूकोज और इसका जब मिक्स कीजिएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जाके ये बनेगा। यहाँ पे H2O का जो है बेसिकली रिमूवल हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए OH इधर था, इधर H था, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिमूवल हो जाएगा, तब जाके हमारा जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का निर्माण आपका हो जाएगा। ठीक है, ये लैंग्वेज था, इतना आपको लिखना है और ये एग्जाम्पल में इसको दे देना है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी, जो कि इसके क्वेश्चन नंबर सी में चलेंगे। तो नेम द बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए। तो आरएनए में जो बेसिस प्रेजेंट है उसका यहाँ पे नाम इन्होंने पूछा है। तो जैसा कि आपको पता है कि इन आरएनए 4 टाइप ऑफ बेसिस आर प्रेजेंट विच आर। आरएनए में आपका जो है बेसिकली डीएनए आरएनए दोनों में 4 टाइप के बेसिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबका नाम थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आरएनए का जो होता है 4 टाइप ऑफ बेसिस प्रेजेंट होता है, जो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट आपका एडेनिन, यहाँ पे मैं सभी का जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया है ताकि आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है एडेनिन, जिसको हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं। दूसरा हमारा होता है गुआनिन, जिसको हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग याद रखना चाहें तो याद रख लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में हो सकता है स्ट्रक्चर ही पूछ दे, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिस्कस करना जरूरी था। तो 4 टाइप ऑफ आरएनए जो होता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, जिसको देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये साइटोसिन हो गया, ये हमारा यूरासिल हो गया। मतलब 4 तरीके का बेस है। कौन कौन सा है? एडेनिन, जिसको ए से डिनोट कर रहे हैं, गुआनिन जी से, साइटोसिन सी से, यूरासिल यू से। ठीक है, तो यही 4 है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। वहीं पे अगर बात किया जाता, अगर आरएनए का पूछ देता तो बस यहाँ पे यूरासिल के जगह पे बस चेंज हो जाता और हमारा क्या हो जाता है? थायमिन हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, थायमिन, THYMINE। ठीक है, तो ये हमारा 4 बेसिस था आरएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे। इसको कंप्लीट करना है रिएक्शन को, तो सभी रिएक्शन को यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, यहाँ पे ये जो क्लोराइड है अल्काइल क्लोराइड, इसको जब रिएक्शन किया गया है तब कुछ इस तरीके से यहाँ पे अल्कीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अल्कोहलिक की जगह एक्वस रहता तब वहाँ पे अल्कोहल का निर्माण होता, लेकिन अल्कोहलिक है जिसके कारण यहाँ पे अल्कीन का निर्माण हुआ है। ऑप्शन बी नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं CH3CH2Cl। इथाइल क्लोराइड को जब AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं तब यहाँ पे देख लीजिए इथाइल क्लोराइड को जब AgCN के साथ रिएक्शन किया गया है तो कुछ इस तरीके से आपका इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा और AgCN बनेगा। अगर KCN रहता तो सीधा सिंपल साइनाइड बनता, लेकिन यहाँ पे AgCN है तो इसलिए यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, 2 चीज़ याद रखना, KCN और AgCN। KCN रहा तो सिर्फ CN वाला बनेगा, ठीक है, और अगर AgCN रहा तो NC वाला, जो कि यहाँ पे आइसोसाइनाइड वाला प्रोडक्ट देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, सी नंबर में यहाँ पे है, देख सकते हैं CH3Cl को जब NaI के साथ एसीटोन का यहाँ पे के साथ जब रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, और ये जो रिएक्शन होता है वो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन इसका नाम बोला जाता है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब जो यहाँ पे क्लोरीन था वो यहाँ पे आयोडीन में आपका चेंज हो गया। मतलब कुछ इस तरीके से CH3Cl को जब NaI के साथ रिएक्शन करेंगे एसीटोन के प्रेजेंस में तो CH3I प्लस NaCl बन जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि राइट कार्बाइल एमीन रिएक्शन एंड इट्स यूज। कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या है और उसका यूज के बारे में लिखना है। कहता है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। एलिफेटिक मतलब जो हो गया ओपन चेन वाला, और एरोमेटिक आपका हो गया जिसमें बेंजीन रिंग रहता है। ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म, किसके साथ, ये मेन पॉइंट आप लोग याद रखिए, क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक, क्या हो गया, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड और कार्बाइल एमीन। आइसोसाइनाइड को कार्बाइल एमीन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बाइल एमीन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। अगर यहाँ थोड़ा सा लिख देना है, मतलब जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में भी लिख के आना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी एमीन RNH2, इसको जो आपका क्लोरोफॉर्म है, और पोटेशियम इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया गया है तो यहाँ पे RNC मतलब आइसोसाइनाइड बन रहा है, जिसको हम लोग कार्बाइल एमीन भी कहते हैं, प्लस KCl और प्लस H2O। मतलब ये हमको लैंग्वेज में सबसे पहले लिखना है, फिर दूसरा में यहाँ पे रिएक्शन लिख देना है, और लास्ट में यूज पूछा है तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन के टेस्ट के लिए इस रिएक्शन का जो है यहाँ पे यूज करते हैं। कौन से रिएक्शन का, कार्बाइल एमीन रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन, या फिर ये लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 41 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और इनमें से आपको याद है कि 6 ही क्वेश्चन आप लोगों को करना है, जितना भी रहेगा दिया हुआ उसमें से 6 क्वेश्चन आपको करना है। कहता है डिफाइन मोनोसेक्राइड, गिव एन एग्जाम्पल। मोनोसेक्राइड को डिफाइन करना है, उसको एक एग्जाम्पल भी दे देना है। तो मोनोसेक्राइड क्या होता है, कहता है कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं करेंगे, कर नहीं सकते, टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन
इसी को हम लोग मोनोसेक्राइड कहते हैं, जिससे कि ग्लूकोज इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का जब हम लोग करेंगे तो क्या इसको हम लोग फर्दर तोड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन सुक्रोज वहीं पर रहता। तो सुक्रोज का हम लोग देखे थे कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज रहता है, जो कि सुक्रोज हमारा क्या होता है, डाइसेक्राइड को के तरीके में हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 2 उसका सिंपलर यूनिट में टूट रहा था। तो यहाँ पे तो हम लोग को मोनोसेक्राइड पूछा, इसलिए मतलब वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते फर्दर सिंपलर यूनिट में, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल का बात एक किया गया था, तो ग्लूकोज इसका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा C6H12O6। बी नंबर यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, गिव एन एग्जाम्पल। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, इसका भी एक एग्जाम्पल आपको पूछा गया है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, कहता दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो क्या करता है, फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। उसी को हम लोग रिड्यूसिंग, नाम से ही पता चल रहा है रिड्यूस करने वाला है, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। एग्जाम्पल का बात किया जाए तो कहता ऑल मोनोसेक्राइड आर एक्ट्स एट रिड्यूसिंग शुगर। जितना भी मोनोसेक्राइड होता है सभी रिड्यूसिंग शुगर के जैसा काम करता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल आपको पूछा तो आप सीधा सिंपल एग्जांपल में लिख सकते थे ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज, जैसे कि यहाँ पे लाइक ग्लूकोज फ्रुक्टोज एटसेट्रा। ठीक है, जो भी ETC यहाँ पे लगा दिए हैं, तो वही चीज़ है, रिड्यूसिंग शुगर वही होता है जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। जैसे कि जितना मोनोसेक्राइड है वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन C हो गया। अब लास्ट सेक्शन हम लोग का जो है सेक्शन D, जिसमें से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन लिखना है, सभी 5 मार्क्स के होंगे और ये आपका बेसिकली लॉन्ग आंसर टाइप होगा, मतलब ये थोड़ा लॉन्ग में आपको आंसर इसका देना होगा। इनमें से आपको जो भी क्वेश्चन 4-5 दिए जाएंगे, 4 तो बेसिकली लिखना है, तो 5 से 6 आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, तो चलिए एक करके बस अब लास्ट हम लोग बस क्वेश्चन पेपर के लास्ट एंड तक आ चुके हैं। तो बस थोड़ा सा और पेशेंस आप लोग दिखाइए, इतना टाइम तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए। तो आप अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझते हुए चलिएगा। ठीक है, बाकी इसको प्रैक्टिस आपको करना है, आप अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में करने वाले हो। कहता है व्हाट इज साल्ट ब्रिज। देखिए 43 क्वेश्चन नंबर का A नंबर में चलेंगे। इसमें बोला है कि व्हाट इज साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या है, ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी था। राइट इट्स फंक्शन, साल्ट ब्रिज क्या है इसके बारे में बताना है और इसके फंक्शन को भी यहाँ पे बताना है। तो साल्ट ब्रिज वही चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। कहता है इट कंसिस्ट, यह एक एपरेटस होता है, बोल सकते हैं कि इट इज़ ए एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास यू ट्यूब कंटेनिंग सेमी सॉलिड पेस्ट। यूट्यूब जो अभी देख रहे हैं वो यूट्यूब नहीं, यूट्यूब मतलब इस तरीके का शेप यहाँ पे जो दिखाया गया है फिगर में। तो वही बोला है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ आइदर KCl KNO3 या फिर NH4Cl। वही चीज़ है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास यू ट्यूब कंटेनिंग सेमी सॉलिड पेस्ट। ठीक है, सेमी सॉलिड पेस्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा, आइदर KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, NH4Cl हो सकता है, इन गेलाटिन और अगर जेली लाइक सब्सटेंस। गेलाटिन और अगर जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पे बेसिकली होगा, जो कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसी को हम लोग साल्ट ब्रिज कहेंगे। देख लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे बीकर था जिसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन था, दूसरा बीकर में COSO4 का सॉल्यूशन था। इसमें ये आपका एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल का। इसमें हम लोग जानते हैं जो सॉल्यूशन होगा उसी का वहाँ पे रोड भी होगा, मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसी का मेटल होगा बेसिकली। तो जिंक रोड का यहाँ पे है और एक तरफ आपका गैल्वेनिक है, तो एक इस साइड आपका एनोड हो जाता है। इधर आपका कॉपर रोड का यूज हुआ है जो कि कैथोड में, और COSO4 सॉल्यूशन तो है ही। और ये यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट करता है एक बीकर से दूसरा बीकर को। और यही जो यू ट्यूब टाइप का यू शेप्ड यहाँ पे ट्यूब शेप्ड का यहाँ पे जो आपका मटेरियल बना हुआ है, तो इसी को हम लोग कहेंगे साल्ट ब्रिज, जिसमें हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है, KCl के साथ KCl हो गया, KNO3 NH4Cl ये सारा हो गया, उसके साथ यहाँ पे अगर जेली लाइक सब्सटेंस में वहाँ पे मिक्स होता है। यही आपका साल्ट ब्रिज है। ठीक है, तो आप फिगर में चाहे तो इसको दिखा भी सकते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और नहीं तो आप इतना भी लिख दीजिएगा। फिर इसका यूज की हम लोग बात करेंगे फंक्शन की। आगे यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का यहाँ पे फंक्शन लिखा गया है कि इट कंप्लीट्स द इंटायर सर्किट। ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा सर्किट को यहाँ से देखिए, यहाँ से जो करंट यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से घूमते हुए कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा इंटायर सर्किट को ये क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं रहता तो यहाँ से यहाँ करंट जाता और बस ये चीज़ ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ से फिर ये अपने आप को कर रहा है रीजनरेट, और कुछ इस तरीके से ये बार बार इस तरीके से यहाँ पे करंट का फ्लो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है, ये क्या करता है,
इंटायर सर्किट को कंप्लीट करता है। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी ये मेंटेन करता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ अगर नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो सिर्फ नेगेटिव ही बढ़ जाएगा, नहीं, इसमें जो ये आपका KCl मान लीजिए भरा हुआ है तो इसमें एक तो नेगेटिव चार्ज भी है, एक पॉजिटिव है। तो अगर इधर से नेगेटिव कर रहा है तो पॉजिटिव उसके साथ जाके मतलब चला जाएगा, अगर इधर से पॉजिटिव कम हो रहा है तो नेगेटिव भी चला जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोले, इंटायर सर्किट को कंप्लीट करता है, ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले इसमें बढ़ते हैं, बी नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें बी नंबर में एक न्यूमेरिकल पूछा गया जो कि क्वेश्चन बैंक में भी आपका दिया गया था। कहता इफ़ अ करंट ऑफ इतना एम्पियर, कितना 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रो अ मेटालिक वायर, एक मेटालिक वायर से क्या कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है फॉर 3 आवर, 3 घंटे के लिए। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल मतलब वुड फ्लो थ्रो द वायर, तो कितना इलेक्ट्रॉन जो है वायर के द्वारा वहाँ पे फ्लो किया। तो जो भी चीज़ दिया सबसे पहले लिखेंगे, आई जो करंट हमारा 1.5 एम्पियर है, टाइम की बात किया जाए तो 3 आवर, इसको हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो 10800 यहाँ पे मतलब 10,800 सेकेंड यहाँ पे बेसिकली हो गया। अब आई ट्यू से हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, Q इक्वल टू आई इंटू टी, मतलब चार्ज का यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो चार्ज का वैल्यू हमारा कितना आ गया, Q इक्वल टू आई इंटू टू, तो बेसिकली आई का वैल्यू 1.5, टी का 10800, इसको जब निकालेंगे तो 16,200 कूलम यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये तो सबसे पहले हम लोग का चार्ज निकला, मतलब चार्ज हमारा 16,200 कूलम है जब हम लोग 1.5 एम्पियर करंट को पास करते हैं 3 घंटे के लिए। अब यहाँ पे जैसा कि हमको पता है कि एज वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा कितना होता है 1.602 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, मतलब इतना हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसलिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकालेंगे, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ, लेकिन इतना कूलम के लिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 16,200 कूलम तो हमारा ऊपर में आ जाएगा, और इतना एक का होता है, तो एक के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा निकलेगा पूरा ओवरऑल कितना निकल जाएगा 1.01 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ये न्यूमेरिकल यहाँ पे था। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 44 को हम लोग देखते हैं, ये सारा का सारा हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप में चल रहे हैं। कहता है एक्सप्लेन विथ रीजन, रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेनी कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो इसको एक्सप्लेन करना है कि ट्रांजिशन मेटल जो है या फिर उसके और भी जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो क्यों करते हैं। तो वही चीज़ लिखा गया, इस तरीके से आपको थोड़ा लिखना है जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसी वे में। कहता है ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेनी कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही हम लोग जानते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर में आ जाता है। अगर अनपेयर्ड नहीं रहता तो डायमैग्नेटिक हो जाता। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमारा जो ट्रांजिशन मेटल या फिर उसके कोई भी बहुत सारे जो उसके कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। और बोला कि ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म्ड कलर कंपाउंड, ये ऐसा क्यों करता है, इसका यहाँ पे रीज़न पूछा है। तो हम लोग और भी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर कंपाउंड बिकॉज, या फिर लिख सकते हैं ड्यू टू द डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डी ट्रांजिशन के कारण ही यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं वो क्या शो करते हैं, जनरली कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अगला जो यहाँ पे है वो कुछ इस तरीके से है कि एग्जिबिट ट्रांजिशन मेटल आयन एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको एक्सप्लेन करना है। तो वही चीज़ लिखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब अगर उसका जो यहाँ पे बेसिकली ऑर्बिटल अगर उसका इनकम्प्लीटली है तो कहीं से भी उसका एक्सचेंज करके वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल के कारण ही यहाँ पे वो क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर देता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। अगले क्वेश्चन जो यहाँ पे इसी में पूछा गया, सारा क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि ट्रांजिशन मेटल आयन या फिर ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं एंड देयर मेनी कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, गुड कैटलिस्ट के जैसा क्यों करता है, ये चीज़ इसके बारे में पूछा गया है। तो वही लिखा गया है कि द मेन रीज़न फॉर ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड एक्ट्स एज अ गुड कैटलिस्ट आर, कुछ रीज़न है इसका गुड कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करने के लिए। तो पहला रीज़न क्या है, कहता है द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज़ ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो क्या करता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट को बनाने का उसमें कैपेबिलिटी मतलब टेंडेंसी रहता है,
विथ सुटेबल रिएक्टेंट, कुछ सुटेबल रिएक्टेंट के साथ वो क्या करता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना लेता है, जिससे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग जानते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, इस टाइप का। ठीक है, कहता है दीज इंटरमीडिएट गिव रिएक्शन पाथ, एक पाथ देता है, पाथ्स गिव रिएक्शन पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके लिए उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत कम होता है। आप लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सके। मतलब जो भी अगर रिएक्शन आपने इस टाइप का ग्राफ पढ़ा होगा कि मान लीजिए यहाँ से ये रिएक्टेंट था और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट था, अगर ये यहाँ से यहाँ इतना जा रहा था तो इसका जो ये जो यहाँ पे ग्राफ चल रहा है तो रिएक्टेंट क्या करता है, यहीं से इसका कम कर देता है। मतलब इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। अगर जब हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट का तो वो क्या करता है, इस चीज़ को यहीं पे कम कर देता है। मतलब अगर कैटलिस्ट नहीं रहेगा तब तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ से चलेगा, ये देखिए ऊपर ऊपर का जो बढ़ रहा है ये। लेकिन जब हमारा कैटलिस्ट यहाँ पे प्रेजेंस हो जाएगा तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है। मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो लोअर कर देता है, क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी, एंड देयर फोर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, और जिसके कारण रिएक्शन को रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये इसका पहला रीजन था। दूसरा यहाँ पे है कि द ट्रांजिशन मेटल आयन कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को भी चेंज कर देता है, एंड बिकम मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट, और वह जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज किया जिसके कारण ही वह मोर इफेक्टिव हो जाएगा कैटलिस्ट के रूप में। ठीक है, चलिए लास्ट जो है यहाँ पे इसमें है, पूछा गया है कि इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन आर हाई, जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एटम के जैसा उसको कन्वर्ट करने में वो हाई होता है, क्यों होता है, इसके बारे में पूछा गया। कहता था इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स आर हाई बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इन देयर एटम्स, उसके एटम में, एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। ठीक है, उनके बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन हो जाता है, सो दैट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स आर स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण ही उसके बीच बॉन्डिंग क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और एटोमाइजेशन वहाँ पे जिसके कारण बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ इस तरीके से रीजन था। बस ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, तो वो सारा चीज़ आपको अभी यूज में आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, ये सारा का सारा हम लोग लॉन्ग आंसर में जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई इन द फॉलोइंग, ए बी सी डी जो यहाँ पे आपको दिया गया उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे है CH3CHO को HCN के साथ जब रिएक्ट किया तो A क्या होगा, फिर उसको ये जो बनेगा उसको H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो B क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया। तो अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका आंसर किए हैं, इसको हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट आपका एसिटल्डिहाइड है, इसको जब HCN के साथ रिएक्शन किए तो इस सबसे पहले साइनोहाइड्रिन बनाएगा जो कि A नंबर प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा। फिर इसको जब हम लोग हाइड्रोलिसिस H2O के साथ करेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनेगा जो कि हमारा B यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से A और B हम लोगों को मिल गया। B नंबर में यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें हम लोगों को C के बारे में पूछा है, मतलब ये जो प्रोपेनोइक एसिड है इसको Cl2 फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तब क्या बनेगा C प्रोडक्ट, वो चीज़ पूछा है। तो C प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड को जब Cl2 और फॉस्फोरस के साथ करेंगे H2O के प्रेजेंस में तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा जो कि हमारा C नंबर प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो A B C अभी तक हम लोगों को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर C की अब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड को जब H2PDBSO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो D हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो ये हमारा क्या बनेगा, D नंबर। तो जब हम लोग एसिटाइल क्लोराइड को PDBSO4 H2 के साथ रिएक्शन यहाँ पे किया गया है PDBSO4 के साथ, तब हम लोगों को यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता है। मतलब ये जो रिएजेंट है वो एसिटाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में चेंज करे, मतलब जो भी यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड है बेसिकली ये हमारा कुछ इस तरीके से एसिटाइल हो गया, एसिटाइल क्लोराइड को एसिटल्डिहाइड में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट मिला, ये हमारा D नंबर प्रोडक्ट मिल गया। अब यहीं पे अगर ऑप्शन नंबर D की बात, सॉरी क्वेश्चन नंबर D यहाँ पे जो दिया है उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर D में हमारा क्या बोला गया, कुछ इस तरीके से कि CH3CHO मतलब एसिटल्डिहाइड को जब K2Cr2O7 और H+ के साथ रिएक्शन करेंगे तब E जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बनेगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो एसिटल्डिहाइड को जब K2Cr2O7 एसिडिफाइड इसको करेंगे तब जाके हमारा एसिड में ये चेंज हो जाएगा, मतलब एसिटिक एसिड बन जाएगा जो कि E नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 45 हमारा हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो ये सारा जितना भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन डी में, वो सारा का सारा 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। नीचे जो यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए हैं उसके लिए शॉर्ट नोट्स आप लोगों को लिखना है, जिसमें से पहला जो यहाँ पे ए नंबर है वो रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन के बारे में लिखना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे अच्छे तरीके से, जैसा यहाँ पे लिखा गया सेम टू सेम आप लोगों को वहाँ पे जाके लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कहता है एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन, वो खुद में क्या करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा, ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेटेड अल्कली, कोई भी जब कंसनट्रेटेड अल्कली के साथ जो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ट्रीट करेंगे तो खुद का क्या कर लेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब खुद का ही ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन कर लेगा। इन दिस रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू अल्कोहल, इनमें से एक जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा हमारा किस में, अल्कोहल में, एंड अनदर इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक रिड्यूस होगा तो अल्कोहल का निर्माण करेगा और ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाएगा, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो जब उसको ऑक्सीडाइज यहाँ पे करेगा तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। इसी रिएक्शन को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। मतलब ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो खुद का सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। कब, जब उसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे कंसनट्रेटेड अल्कली के साथ, और उनमें से जो एक मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का वो रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का वो ऑक्सीडाइज कर लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में, और ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन इसी को हम लोग जो है कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देख लीजिए, जैसे कि ये एल्डिहाइड है 2 टाइम्स यहाँ पे लिया जाएगा, बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल दिया गया है, कंसनट्रेटेड NaOH मतलब अल्कली के साथ, NaOH आपका अल्कली बेस के जैसा काम कर रहा है। इसको जब यहाँ पे करेंगे तो सेल्फ ये जो है मिलके सेल्फ ऑक्सीडेशन बेसिकली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन करके यहाँ पे देखिए अल्कोहल बनाया जो कि बेंजाइल अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करके आपका सोडियम बेंजोएट बनाया जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। मतलब अगर H रहता तो बेंजोइक एसिड हो जाता, लेकिन वहाँ पे Na है जिसके कारण ये सोडियम बेंजोएट है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। तो यही आपका हो जाता है कैनिजारो रिएक्शन। दूसरा यहाँ पे रिएक्शन पूछा है क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है इसके बारे में पूछा गया, तो इसको हम लोग देखते हैं। कहता था कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, वैसा कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप जो एल्डिहाइड और कीटोन और रिड्यूस करेगा CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विथ जिंक अमलगम, जब जिंक अमलगम के साथ उसका रिएक्शन करेंगे तो वो CH2 में वहाँ पे चेंज कर देगा, एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, किसके साथ, जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे कार्बोनिल ग्रुप के एल्डिहाइड या कीटोन का, तो वह क्या करेगा, अपना एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रुप को क्या करेगा, CH2 में मतलब चेंज कर देगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। देखिए एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से आएगा समझ में। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड लिया गया, इसको जिंक अमलगम और HCl के साथ जब रिएक्शन किया गया तो ये जो यहाँ पे CH2 ग्रुप था, इसको पिछले वीडियोस में भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। तो CO को क्या करते हैं, बस ये जो यहाँ पे CO है इसको बस जस्ट यहाँ पे CH2 में चेंज कर देता है और अल्केन का फॉर्मेशन कर देता है और प्लस H2 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे इथेन का निर्माण कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था क्लेमेंसन रिडक्शन। सीधा सिंपल है, जिंक जो भी आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप बेसिकली क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, उसको जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तब यहाँ पे जो CO जो ग्रुप था यहाँ पे सीधा सिंपल कार्बोनिल ग्रुप जो है उसको कन्वर्ट करेगा CH2 में, बस यही काम है क्लेमेंसन रिडक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या होता है, कहता है कि व्हेन एन अमाइड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहता है जब एक अमाइड को ट्रीट करते हैं हम लोग ब्रोमीन के साथ एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, इट गिव्स प्राइमरी एमीन, तब यह क्या करता है, प्राइमरी एमीन देता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। मतलब यहाँ पे अमाइड है, इसको Br2 के साथ NaOH के साथ रिएक्शन ये इसमें कर रहा है, तब जाके हमारा प्राइमरी एमीन का Na2CO3 2NaBr और 2H2 साइड, ये सारा का सारा साइड प्रोडक्ट है। मेजर हमारा यहाँ पे 1 डिग्री एमीन बन जाएगा, मतलब अमाइड से 1 डिग्री एमीन का यहाँ पे कन्वर्जन इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसी को हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं।
सीधा सिंपल है, अमाइड को ट्रीट करेंगे ब्रोमीन के साथ एक्वस और इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तभी हमको प्राइमरी एमीन देगा और इसी को हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कहते हैं। इसको हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन भी यहाँ पे बोला जाता है कभी कभी, ठीक है, तो उसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, दोनों का एक ही नाम है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या पूछा गया। अब हम लोग बस इस क्वेश्चन पेपर के एंड पॉइंट पे आ चुके हैं, तो बहुत ही जल्द इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी यहाँ से हेल्प मिल जाए। और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर जाके आपको इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे 47 क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें फर्स्ट है कि वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज़ मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है पैरानाइट्रोफिनोल से, वो क्यों होता है ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका आंसर अच्छे तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ लिख दिए। कहता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज़ मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। यहाँ पे बॉन्डिंग के बाद क्या लिखना है, इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल it causes the association of molecule of paranitrophenol having presence of intermolecular hydrogen bonding। मतलब सीधा सिंपल है, ये चीज़ बुलाइए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का जो वोलेटाइल नेचर होता है वो ज़्यादा होता है पैरानाइट्रोफिनोल से। तो वो कारण क्या होता है कि जो हमारा पैरानाइट्रोफिनोल होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, जो कि काउज करता है एसोसिएशन दोनों मॉलिक्यूल का आपस में जोड़ने का, जिसमें से पैरानाइट्रोफिनोल का जो आपका होता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सीधा सिंपल है कि पैरानाइट्रोफिनोल में आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, वहीं पे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा। फिर आगे कि ड्यूरिंग बॉइलिंग, जब इसको हम लोग बॉइलिंग करते हैं द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेज। तो जो जिसमें मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिकली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर को। बट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन नॉट डू सो, लेकिन जो इंट्रामोलिकुलर होता है वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो इंट्रामोलिकुलर हमारा किस में पाया जाता है, इंट्रामोलिकुलर तो हमारा पाया जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में, इसलिए वो ज़्यादा वोलेटाइल, मतलब वो अच्छे तरीके से जोड़ के खुद को नहीं रख पाता है, जैसे उसको बॉयल करते हैं तो वो क्या करता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो मोर वोलेटाइल होता है पैरानाइट्रोफिनोल से, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वहीं पर पैरानाइट्रोफिनोल में आपका क्या होता है, हाँ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो ये 47 का ये था। अब यहाँ पे 47 का बी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे कंप्लीट द रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। कुछ इस तरीके से आपका दिया गया, अल्कोहल यहाँ पे दिया है, इसको कॉपर 573 के साथ रिएक्शन किया गया है। तब यहाँ पे ये जो है रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो, जिसमें से H2O का यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा और ये दोनों यहाँ पे चला जाएगा और कुछ इस तरीके से अल्कीन का निर्माण कर देगा। मतलब अल्कोहल यहाँ पे है, इसको कॉपर 573 के साथ करेंगे तो अल्कीन का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। बी नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, बी नंबर में है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, मतलब यहाँ भी अल्कीनोल के रूप में बोल सकते हैं, तो अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है। इसको PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पे काम करता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका नाम होता है। तो ये क्या करता है, कुछ इस तरीके से आपका जो है ये आपका OH जो है इसको कन्वर्ट कर देता है आपका किस में, एल्डिहाइड में, मतलब OH का ऑक्सीडेशन कर देता है एल्डिहाइड में, मतलब H को वहाँ पे बेसिकली क्या करता है कि ऑक्सीजन का एडिशन आ जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि क्या वही चीज़ है, यहाँ पे OH का चेंज किया आपका एल्डिहाइड में, मतलब ऑक्सीडेशन कर देता है आपका अल्कोहल का एल्डिहाइड में, ठीक है। अगला जो यहाँ पे C नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं C, इसमें है अल्कोहल भी है और एसिड भी है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे अल्कोहल का जब मिक्स किया गया है H+ यहाँ पे एसिडिफाइड किया गया है, इसको हम लोग जो बोलते हैं वो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि CH3OH कुछ इस तरीके से, और ये जो एसिड है तो इसका एसिड का OH और इसका अल्कोहल का H दोनों मिल के आपका माइनस कर देता है H2O को, और कुछ इस तरीके से आपका जो है मिथाइल प्रोपिनियोट का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब CH3 यहाँ पे देख सकते हैं ईस्टर का यहाँ पे बेसिकली निर्माण करा, ये पूरा का पूरा आपका ईस्टर है। ईस्टर आपका क्या होता है कि RCOOR इस तरीके से। तो R में हमारा यहाँ पे क्या है, एक तो आपका देख सकते हैं इस इधर से चलेंगे CH2 CH3, मतलब ये जो R है वहाँ पे CH2 CH3, थोड़ा इसको उल्टा करके देखना इधर से, तो CH2 CH3 यहाँ पे आ गया, CO यहाँ पे आ गया, O और R में हमारा CH3, मतलब मिथाइल प्रोपेनियोट है। और इसको ये ओवरऑल पूरा का पूरा होता है स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन, ठीक है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग देखने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से बस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। इसमें फर्स्ट पूछा गया कि डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना था। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कहता था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन में आपका चेंज आता है किसी एक में, या तो रिएक्टेंट में मिल रहा है या तो प्रोडक्ट में, टाइम के साथ, उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। बस इतना ही करना था। लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल भी इसमें पूछा गया था कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HCOOH। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है फिर आगे इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन इसका है, इस कंपाउंड का, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में है विथ रेट कॉन्स्टेंट, मतलब K का वैल्यू दिया है 2.4 × 10⁻³ पर सेकेंड एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी निश्चित तापमान पर। कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर 3/4, मतलब कितना टाइम लेगा 3/4 होने के लिए इनिशियल क्वांटिटी टू डिकम्पोज, जो इनिशियल क्वांटिटी है उनमें से डिकम्पोज करके। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, जो भी चीज़ दिया है इसको यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, रेट कांस्टेंट का वैल्यू इतना दिया है T3/4, मतलब 3rd 4th के लिए यहाँ पे निकालना, जो इनिशियल का होगा उसके लिए। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, सबसे पहले ये चीज़ है, तो वही चीज़ है यहाँ पे लिखा भी गया, आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से कि वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि हाफ कंजम्पशन, जो कि T50% या फिर T½ इसको बोल सकते हैं। कोई भी एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है जिसके लिए T½ हम लोग पढ़ते ही हैं कि वो जो उसका होता है हाफ कंजम्पशन होता है इनिशियल क्वांटिटी का, उसी को T½ कहते हैं, T50%। तो उसको हम लोग जानते हैं कि 0.693 अपॉन में K, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो 0.693 और K का वैल्यू हमारा इतना दिया है, तो ओवरऑल जो T½ है वो हमारा हो जाता है 288.75 पर सेकेंड, मतलब ये हाफ हो गया। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का था वो हाफ कंजम्पशन जो इनिशियल क्वांटिटी का था वो T½ था, लेकिन हमको चाहिए T3/4 के लिए, मतलब 75% इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो जब हम लोग T3/4 के लिए लिखते हैं तो इसका एक शॉर्ट आप लोग याद रख सकते हैं, तो 2 टाइम्स हो जाता है T½ का। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रख ही लेना पड़ेगा। तो T½ का 2 टाइम्स हो जाता, तो T½ हमारा 288.75 था, इसमें इसको मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमारा 577.7 सेकेंड यहाँ पे इसका आ जाएगा। मतलब यहाँ पे वही चीज़ बोला था कि इनिशियल का जो 3/4 है वो कितना होगा, ये चीज़ पूछा। तो इनिशियल में हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ का फॉर्मूला इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो T½ हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। जब T½ यहाँ पे निकालेंगे फिर वहाँ से जो T3/4 का होता है वो 2 टाइम्स होता है T½ का, फिर T½ हमारा निकाल दिया, 2 से यहाँ से गुना कर दिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आज का ये मॉडल सेट जो आप लोगों के लिए आया था उसको हम लोगों ने 1 शॉट में कंप्लीट किया। ये आपको एग्जामिनेशन तो बेसिकली 3 आवर का था, लेकिन इसको थोड़ा फास्ट मैंने कर दिया ताकि आप अच्छे तरीके से इसको देखिए। बट आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस बार बार करना है। जो भी रिएक्शंस, जितना भी रिएक्शंस है सभी को बार बार लिख के प्रैक्टिस आपको करना है। इस PDF का इसको आप लोग क्या करना है, प्रिंट आउट सबसे पहले निकालना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल में ही रखें, मोबाइल में रखने से फिर दिक्कत है। इसको आप लोग निकाल लीजिए और अच्छे तरीके से आप इसका प्रिंट आउट को प्रैक्टिस करते रहिए। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली छपने वाले हैं, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। मैंने इसमें बहुत सारा मेहनत आप लोगों के लिए कर दिया है ऑलरेडी, बस आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करते रहना है। तो अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो बस इतना ही यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।